4:15 बज चुके थे, लेकिन धूप में वही तमाज़त थी जो दोपहर को 12 बजे के करीब थी। उसने बालकनी में आकर बाहर देखा तो उसे एक लड़की नज़र आई जो बज़ाहिर धूप से बचने के लिए एक सायादार दरख्त की छाँव में आलती पालती मारे बैठी थी। उसका रंग गहरा सांवला था, इतना सांवला कि वो दरख्त की छाँव का एक हिस्सा मालूम होता था। सुरिंदर ने जब उसको देखा तो उसने महसूस किया कि वो उसकी कुर्बत चाहता है, हालांकि वो इस मौसम में किसी की कुर्बत की भी ख्वाहिश ना कर सकता था। मौसम बहुत वाहियात किस्म का था। 4:15 बज चुके थे, सूरज गरूब होने की तैयारियां कर रहा था, लेकिन मौसम निहायत जलील था। पसीना था कि छूटा जा रहा था। खुदा मालूम कहाँ से मसामों के ज़रिए इतना पानी निकल रहा था। सुरिंदर ने कई मरतबा गौर किया था कि पानी उसने ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटों में सिर्फ़ 1 गिलास पिया होगा, मगर पसीना बिला मुबालगा 4 गिलास निकला होगा। आखिर ये कहाँ से आया? जब उसने लड़की को दरख्त की छाँव में आलती पालती मारे देखा तो उसने सोचा कि दुनिया में सबसे खुश यही है जिसे धूप की परवाह है न मौसम की। सुरिंदर पसीने में लथपथ था। उसकी बुनियान उसके जिस्म के साथ बहुत बुरी तरह चिमटी हुई थी। वो कुछ इस तरह महसूस कर रहा था जैसे उसके बदन पर किसी ने मोबिल ऑयल मल दिया है। लेकिन इसके बावजूद जब उसने उस दरख्त की छाँव में बैठी हुई लड़की को देखा तो उसके जिस्म में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि वो उसके पसीने के साथ घुल मिल जाए, उसके मसामों के अंदर दाखिल हो जाए। आसमान खाकिस्तरी था, कोई भी वसोक से नहीं कह सकता था कि बादल हैं या महज गर्द व गुबार। बहरहाल इस गर्द व गुबार या बादलों के बावजूद धूप की झलक मौजूद थी और वो लड़की बड़े इत्मीनान से पीपल की छाँव में बैठी सस्ता रही थी। सुरिंदर ने अब की गौर से उसकी तरफ देखा। उसका रंग गहरा सांवला मगर नक्श बहुत तीखे थे। वो सुरिंदर की आंखों में कई मरतबा चुभे। मज़दूर पेशा लड़की मालूम होती थी। ये भी मुमकिन था कि भिखारन हो, लेकिन सुरिंदर उसके मुतालिक कोई फ़ैसला नहीं कर सका था। असल में वो ये फ़ैसला कर रहा था आया उस लड़की को इशारा करना चाहिए या नहीं। घर में वो बिल्कुल अकेला था। उसकी बहन मरी में थी, माँ भी उसके साथ थी, बाप मर चुका था, एक भाई उससे छोटा, वो बोर्डिंग में रहता था। सुरिंदर की उम्र 28-27 साल के करीब थी। इससे कबल वो अपनी 2 अधेड़ उम्र नौकरानियों से 2-3 मरतबा सिलसिला लड़ा चुका था। मालूम नहीं क्यों, लेकिन मौसम की ख़राबी के बावजूद सुरिंदर के दिल में ये ख्वाहिश हो रही थी कि वो पीपल की छाँव में बैठी हुई लड़की के पास जाए या उसे ऊपर ही इशारा करे ताकि वो उसके पास आ जाए और वो दोनों एक दूसरे के पसीने में गोता लगाएं और किसी नामालूम जजीरे में पहुंच जाएं। सुरिंदर ने बालकनी के कटहरे के पास खड़े होकर ज़ोर से खंकारा, मगर लड़की मुतवज्जे ना हुई। सुरिंदर ने कई मरतबा जब ऐसा किया और कोई नतीजा बरामद ना हुआ तो उसने आवाज़ दी, अरे भाई ज़रा इधर देखो। मगर लड़की ने फिर भी उसकी तरफ ना देखा। वो अपनी पिंडली खुजलाती रही। सुरिंदर को बहुत उलझन हुई। अगर लड़की की बजाय कोई कुत्ता होता तो वो यकीनन उसकी आवाज़ सुनकर उसकी तरफ देखता। अगर उसे उसकी ये आवाज़ नापसंद होती तो भौंकता, मगर इस लड़की ने जैसे उसकी आवाज़ सुनी ही नहीं थी। अगर सुनी थी तो अनसुनी कर दी थी। सुरिंदर दिल ही दिल में बहुत खफीफ हो रहा था। उसने एक बार बुलंद आवाज़ में उस लड़की को पुकारा, ऐ लड़की। लड़की ने फिर भी उसकी तरफ ना देखा। झुंझलाकर उसने अपना मलमल का कुर्ता पहना और नीचे उतरा। जब उस लड़की के पास पहुंचा तो वो उसी तरह अपनी नंगी पिंडली खुजला रही थी। सुरिंदर उसके पास खड़ा हो गया। लड़की ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और शलवार नीची करके अपनी पिंडली ढांप ली। सुरिंदर ने उससे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लड़की ने जवाब दिया, बैठी हूँ। क्यों बैठी हो? लड़की उठ खड़ी हुई। लो अब खड़ी हो गई हूँ। सुरिंदर बौखला गया। इससे क्या होता है? सवाल तो ये है कि तुम इतनी देर से यहाँ बैठी क्या कर रही थी? लड़की का चेहरा और ज़्यादा सांवला हो गया। तुम चाहते क्या हो? सुरिंदर ने थोड़ी देर अपने दिल को टटोला। मैं क्या चाहता हूँ? मैं कुछ नहीं चाहता, मैं घर में अकेला हूँ। अगर तुम मेरे साथ चलो तो बड़ी मेहरबानी होगी। लड़की के गहरे सांवले होंठों पर अजीब व गरीब किस्म की मुस्कुराहट नमूदार हुई। मेहरबानी, काहे की मेहरबानी, चलो। और दोनों चल दिए।
जब ऊपर पहुँचे तो लड़की सोफे की बजाय फर्श पर बैठ गई और अपनी पिंडली खुजलाने लगी। सुरिंदर उसके पास खड़ा सोचता रहा कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसने उसे गौर से देखा। वो खूबसूरत नहीं थी, लेकिन उसमें वो तमाम कौसें और वो तमाम खतूत मौजूद थे जो एक जवान लड़की में मौजूद होते हैं। उसके कपड़े मैले थे, लेकिन इसके बावजूद उसका जिस्म मजबूत उसके बाहर झांक रहा था। सुरिंदर ने उससे कहा, यहाँ क्यों बैठी हो, इधर सोफे पर बैठ जाओ। लड़की ने जवाब में सिर्फ इस कदर कहा, नहीं। सुरिंदर उसके पास फर्श पर बैठ गया। तुम्हारी मर्जी। लो अब ये बताओ कि तुम कौन हो और दरख्त के नीचे तुम इतनी देर से क्यों बैठी थी। मैं कौन हूँ और दरख्त के नीचे क्यों बैठी थी, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। लड़की ने यह कहकर अपनी शलवार का पैंचा नीचे कर लिया और पिंडली खुजलाना बंद कर दी। सुरिंदर उस वक्त उस लड़की की जवानी के मुतालिक सोच रहा था। वो उसका और उन 2 अधेड़ उम्र नौकरानियों का मुकाबला कर रहा था, जिनसे उसका 2-3 मरतबा सिलसिला हो चुका था। वो महसूस कर रहा था कि वो उस लड़की के मुकाबले में ढीली ढाली थीं, जैसे बरसों की इस्तेमाल की हुई साइकिलें, लेकिन इसका हर पुर्जा अपनी जगह पर कसा हुआ था। सुरिंदर ने उन अधेड़ उम्र की नौकरानियों से अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं की थी। वो खुद उसको खींचकर अपनी कोठरियों में ले जाती थीं, मगर सुरिंदर अब महसूस करता था कि उसे अब ये सिलसिला बंद करना पड़ेगा, हालांकि उसकी तकनीक से कतअन नावाकिफ़ था। बहरहाल उसने अपने एक बाजू को तैयार किया और उसे लड़की की कमर में हायल कर दिया। लड़की ने एक ज़ोर का झटका दिया। ये क्या कर रहे हो तुम? सुरिंदर एक बार फिर बौखला गया। मैं कुछ नहीं। लड़की के गहरे सांवले होंठों पर अजीब किस्म की मुस्कुराहट नमूदार हुई। आराम से बैठे रहो। सुरिंदर आराम से बैठ गया, मगर उसके सीने में हलचल और ज़्यादा बढ़ गई। चुनाचा उसने हिम्मत से काम लेकर लड़की को पकड़कर अपने सीने के साथ भींच लिया। लड़की ने बहुत हाथ पांव मारे, मगर सुरिंदर की गिरफ्त मजबूत थी। वो फर्श पर चित गिर पड़ी। सुरिंदर उसके ऊपर था। उसने धड़ाधड़ उसके गहरे सांवले होंठ चूमने शुरू कर दिए। लड़की बेबस थी। सुरिंदर का बोझ इतना था कि वो उसे उठाकर फेंक नहीं सकती थी। बवजह मजबूरी वो उसके गीले बोसे बर्दाश्त करती रही। सुरिंदर ने समझा कि वो आराम हो गई है। चुनाचा उसने मज़ीद दराज दस्ती शुरू की। उसकी कमीज़ के अंदर हाथ डाला। वो खामोश रही। उसने हाथ पांव चलाने बंद कर दिए। ऐसा मालूम होता था कि उसने मुदाफ़ियत को अब फजूल समझा है। सुरिंदर को अब यकीन हो गया कि मैदान उसी के हाथ रहेगा। चुनाचा उसने दराज दस्ती छोड़ दी और उससे कहा, चलो आओ पलंग पर लेटते हैं। लड़की उठी और उसके साथ चल दी। दोनों पलंग पर लेट गए। साथ ही तपाई पर एक तश्तरी में चंद माल्टे और एक तेज़ छुरी पड़ी थी। लड़की ने एक माल्टा उठाया और सुरिंदर से पूछा, मैं खा लूँ? हाँ, एक नहीं, सब खा लो। सुरिंदर ने छुरी उठाई और माल्टा छीलने लगा, मगर लड़की ने उससे दोनों चीज़ें ले लीं। मैं खुद छीलूँगी। उसने बड़ी नफासत से माल्टा छीला, उसके छिलके उतारे, फांकों पर से सफ़ेद झिल्ली हटाई, फिर फांकें अलहदा की। एक फांक सुरिंदर को दी, दूसरी अपने मुंह में डाली और मज़ा लेते हुए पूछा, तुम्हारे पास पिस्तौल है? सुरिंदर ने जवाब दिया, हाँ। तुम्हें क्या करना है? लड़की के गहरे सांवले होंठों पर फिर वही अजीब व गरीब मुस्कुराहट नमूदार हुई। मैंने ऐसे ही पूछा था। तुम जानते हो ना कि आजकल हिंदू मुस्लिम फसाद हो रहे हैं। सुरिंदर ने दूसरा माल्टा तिश्तरी में से उठाया। आज से हो रहे हैं, बहुत दिनों से हो रहे हैं। मैं अपने पिस्तौल से 4 मुसलमान मार चुका हूँ, बड़े खूनी किस्म के। सच? ये कहकर लड़की उठ खड़ी हुई। मुझे ज़रा वो पिस्तौल तो दिखाना। सुरिंदर उठा। दूसरे कमरे में जाकर उसने अपनी मेज़ का दरवाज़ा खोला और पिस्तौल लेकर बाहर आया। ये लो, लेकिन ठहरो। और उसने पिस्तौल का सेफ्टी कैच ठीक कर दिया, क्योंकि उसमें गोलियां भरी थीं। लड़की ने पिस्तौल पकड़ा और सुरिंदर से कहा, मैं भी आज एक मुसलमान मारूंगी। ये कहकर उसने सेफ्टी कैच को एक तरफ किया और सुरिंदर पर पिस्तौल दाग दिया। वो फर्श पर गिर पड़ा और जान कनी की हालत में कराहने लगा, ये तुमने क्या किया?
لڑکی کے گہرے سانولے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ 4 مسلمان جو تم نے مارے تھے ان میں میرا باپ بھی تھا۔